देखिए आज का जो पहला सवाल है वो आय और व्यय से संबंधित है। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। यदि आय में से व्यय को घटाया जाता है तो यहाँ से क्या बचता है, आपका बचत बच जाता है। ठीक है, तो इसी पे आधारित सवाल है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ए का जो आय है वो कितने हैं, 3 है। ए का जो आय है वो 3 है, बी का आय जो है 2 है। तो यहाँ से सोल्व करते हैं। तो ए का आय है 3 एक्स लगा दीजिएगा, और ए का जो व्यय है वो कितना है 5, तो 5 यहाँ पे वाई लगा दीजिएगा। और दोनों जो बचा जो रहा है, बचत जो कर रहा है वो कितना कर रहा है 200 का, यहाँ से 200 हो जाएगा। आय में से व्यय को घटा दीजिए तो आपका बचेगा क्या, बचत बचेगा। ठीक है, यहाँ से या तो लिख लीजिए आप, ये है आय और ये है व्यय। आय में से व्यय को घटा देने से बचता आपका क्या है, बचत। उसी तरह से अगला बी का जो आय है वो कितना है, बी का आय है 2, यहाँ पे x लगा दीजिएगा, आय के साथ x लगा दीजिए। और आय में से अगर व्यय को घटाइएगा तो बी का व्यय है कितना 3x, 3y, यहाँ पे व्यय के साथ y लगाइएगा और आय के साथ x। उसके बाद यहाँ से ये भी कितना बचा रहे हैं, ये भी 200 रुपया बचा रहे हैं। तो यहाँ से समीकरण को सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ से सोल्व कीजिए, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आय पूछ रहा है, ए की आय क्या है, तो ए की आय पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से गुना कर दीजिए, y को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे y का 3 होगा गुणज, और यहाँ से y का जो गुणज होगा वो कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ से सोल्व करते हैं। तो यहाँ से समीकरण को सोल्व जब कीजिएगा तो 3 तिया का 9x हो जाएगा, माइनस 3 पचे का 15y, और 3 दूनी का 600, और उसके बाद 5 दूनी का 10x, माइनस 5 तिया का 15y, और बराबर 5 दूनी का 10 यानी कि 1000। और यहाँ से जब देखिएगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस, ये प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका माइनस का x आएगा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 400 आएगा। और इस तरह से x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस से माइनस कर दिया, यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 400। x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 400 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से 400 आ गया। तो x का वैल्यू 400 आ गया, और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि a की आय कितना है। तो a की आय का जो अनुपात है वो कौन सा है, a की आय का जो अनुपात है वो कौन सा है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा a की आय का जो अनुपात था वो 3 था, यानी कि हमने यहाँ पे क्या माना था 3x, यानी कि a की आय क्या है 3x, तो 3 है ही, और x का वैल्यू कितना आ गया है 400। तो 4 गुना का 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया का 1200, 1200 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1200 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल होता है आय और व्यय पर आधारित, तो यहाँ से आपका आंसर 1200 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो सवाल है वो क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये जो सवाल होता है ये किस पे आधारित होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे आधारित ये सवाल होता है। तो ये जो होता है फॉर्मूला ये किसके बराबर होता है, 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। और यदि यहाँ पे प्लस के जगह पर अगर माइनस रहता तब इसका फॉर्मूला जो होता है 4ab के बराबर हो जाता है। ठीक है, 4ab के बराबर, लेकिन यहाँ से सिर्फ प्लस है लगा हुआ तो प्लस को लेकर के चलेंगे। तो ये इतना बराबर होता क्या है कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आगे देखिए, और ऐसे सब सवाल में होता क्या है कि यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो 856 को अगर आप a मानिएगा और इसको 167 को b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता किसके बराबर है, अभी तुरंत हमने बताया था। इसके बराबर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कौन होगा 856, 2 गुने का 856 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस, यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। देखिए यहाँ से कि दो इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब बट्टे का जब देखिएगा तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, बचता सिर्फ आपका क्या है, बचता सिर्फ 2 है। इस तरह से आपका आंसर सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल हमने YouTube पे करा रखा है। ठीक है ना, तो आप वहाँ से क्या कीजिएगा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल नंबर सिस्टम के जा कर के देख लीजिएगा अगर ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो। देखिए यहाँ से आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से आंसर आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 नंबर सवाल।
x प्लस 1/x बराबर 5 और x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। देखिए ये फॉर्मूला पे आधारित सवाल होता है। यहाँ से होता क्या है कि यदि इसको आप यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, यदि आप इस बराबर 5 को अगर आप k मानते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, k का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर माइनस पूछ रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस पूछता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता। अब माइनस का यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 नहीं 4 हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर k स्क्वायर माइनस का 4, तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 5 है। k का वैल्यू क्या है, 5, तो 5 का यहाँ k के जगह पे जब रखिएगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस का 4 अंदर रूट कर दीजिए, तो अंदर रूट 25 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 21, अंदर रूट 21 आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आंसर जो आ गया अंदर रूट 21 आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, अंडर रूट k स्क्वायर प्लस माइनस 4, ये होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे प्लस, बस इतना सा होता है। देखिए तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, और यहाँ से आंसर जो आपका आ गया रूट अंडर का 21। उसके बाद देखिए 999 का होल स्क्वायर माइनस का 998 का होल स्क्वायर, ये जो है सवाल ये कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये कैसे बनता है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता क्या है, a प्लस बी इंटू का a माइनस बी, a प्लस बी माइनस का a प्लस बी इंटू का a माइनस बी होता है। तो यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसको a मानते हैं, इसको b, तो एक बारी आपको जोड़ना पड़ेगा और एक बारी घटाना पड़ेगा, और दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बारी जब इसको जोड़िएगा तो 999 और 998 को जब जोड़िएगा तो कितना होगा, 999 और 998 को जब जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 8 9 17 का 7 बाकी 1, 9 9 18 1 19 का 9 बाकी 1, 9 दूनी 18 1 19, 1997 हो जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू 1997 हो गया, और उसके बाद गुना a माइनस बी जब कीजिएगा तो 999 में से 998 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1997 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1997 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर जो आ गया 1997। उसके बाद देखिए, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 269 में जोड़े जाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, देखिए आंसर इसमें कैसे लाया जाता है, उसको ध्यान से देखिएगा। आंसर कैसे लाया जाता है, होता क्या है कि 269 को लिखिए, ठीक है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से कीजिए। उसके बाद यहाँ से होता क्या है कि यहाँ पे जोड़ा बनाना पड़ता है, क्योंकि हम वर्ग निकाल रहे हैं इसीलिए यहाँ पे जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से टोटल 6 और 9 का जोड़ा, और यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 2 का जोड़ा, यहाँ से टोटल 2 जोड़ा बन गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो कीजिएगा यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आगे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो 2 जो आया, ये जो पहले का जो जोड़ा है 2 है, तो 2 किस वर्ग के नज़दीक है, तो आप बोलेंगे क्या कि 1 के वर्ग के नज़दीक है। जब 1 जब यहाँ लिखिएगा तो 1 को यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस दोनों का मल्टीपल कर दिए तो 1 गुने का 1, तो इसके नीचे लिख दीजिए 1, और 2 में से 1 जब घटाइएगा तो 1 आएगा। अब बाकी शेष जो ये जो जोड़ा बचा है 6 और 9, इसको भी आप उतार दीजिए। और उसके बाद आगे क्या होगा कि ये जो 1 और 1 जो है, ये दोनों को जोड़ करके, यानी 1 और 1 दोनों 2 हो जाएगा, 1 और 1, तो यहाँ पे 2 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जोड़ने वाला सवाल है, तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा इससे थोड़ा ज़्यादा लाने का कोशिश कीजिए। देखिए कैसे, समझिएगा। यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे क्या रखें ताकि गुना करने के बाद इतना के नज़दीक आ जाए। तो देखिए यदि आप यहाँ पे अगर आप 7 रखेंगे, यदि आप यहाँ पे अगर 7 रखेंगे तो 7 आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 रखे थे तो नीचे भी 1 रखना पड़ा था, उसी तरह से 7 यहाँ रखे तो 7 यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो इस तरह से सोल्व कीजिएगा। फिर इसको गुना भी करना पड़ेगा, 7 सत्ते का 49 का 9 बाकी का 4, 7 दूनी का 14 4 18, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे 7 क्यों रखें, 6 भी तो रख सकते थे। तो यहाँ अगर आप 6 अगर रखते तो देखिए क्या आता, अगर यहाँ आप अगर 6 रखते हैं, 27 गुने का 6, 6 सत्ते का 42 बाकी का 4, 6 दूनी का 12 4
16, तो 162 आता, यानी कि 169 से 162 कम आ जाता। ठीक है, तो ये यहाँ से सवाल जो कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप लास्ट स्टेप में क्या करें, इस लास्ट स्टेप जो ये जो लास्ट का जोड़ा है उतरने के बाद क्या करें, जब जोड़ने की जब बारी आए तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया कीजिए। और जब यहाँ से जब ज़्यादा जब लीजिएगा तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे होगा क्या कि 169 में क्या जोड़ें, 169 में क्या जोड़ें कि 189 पुर जाए। ठीक है, 169 में क्या जोड़ें कि 189 पुर जाए, बताइए। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 189 में से 169 जब घटाइएगा तो कितना आने वाला है आपका, तो 20 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाता है, यही वो संख्या था जिसे जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये जो होता है ये बड़े बड़े सवाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो छोटा सवाल था, तो आप ऐसे भी ऑप्शन लगा सकते थे कि 269 के नज़दीक क्या है, 289 आता है जो कि 17 का वर्ग आता है। ठीक है, इसमें कितना जोड़ना पड़ा, तो 20। ऐसे आप समझ सकते थे, लेकिन बड़ा बड़ा सवाल इसमें आता है, कंसेप्ट समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होगा। तो आपको पता है त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, टोटल 6 का 18 यानी 180 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद सवाल है कि एक घन की भुजा की लंबाई 12 मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से होगा क्या कि पहले तो यहाँ घन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ से घन के बारे में बात कर रहा है, तो घन के बारे में कुछ जान लीजिए। इसका आयतन जो होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। उसके बाद इसका जो विकर्ण जो होता है, विकर्ण वो क्या होता है, √3 गुने का भुजा होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, गलती हो जाएगा। √3 गुने का भुजा होता है इसका विकर्ण। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का विकर्ण √3 गुने का भुजा। उसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितने होते हैं, 6 गुने का भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 गुने का भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आयतन, तो आयतन यानी कि भुजा क्यूब करना है, यानी कि यहाँ से भुजा आपका दिया हुआ है कितना, यहाँ से भुजा जो आपका दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। भुजा कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो इसका क्यूब करना है। तो इसका क्यूब कैसे किया जाता है, तो ये भी समझिए थोड़ा सा। तो ये जो लास्ट का जो है इकाई का, इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, 2 का क्यूब 8। उसके बाद 1 गुने का 2, 2 गुने का 3 कीजिए तो होगा कितना, 6 हो जाएगा। फिर इस 6 का गुना इस 2 के साथ कीजिए तो 6 दूनी का 12, 12 का 2, बाकी का 1। फिर इस 6 का गुना 1 के साथ कीजिए, आगे वाले के साथ, 6 एकम 6 और 1 बाकी जो था 6 1 7 हो जाएगा। फिर इस 1 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, यानी कि आ गया कितना, 1728। ये जो 1728 आ गया ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 1228, 1728। देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे 1728। उसके बाद देखिए, 150 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 600 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे का समय। तो दूरी किसका, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब बटे का क्या हो जाएगा आपका, समय, यानी कि टाइम, बटे का हो जाएगा आपका टाइम। यहाँ पे रेलगाड़ी यानी आर से लिख दीजिए, रेलगाड़ी हो गया, ये प्लेटफॉर्म, दोनों का ही हो। अब यहाँ से देखिए ये होता क्या है, यूनिट से रिलेटेड ये सवाल होता है। अगर आपका दूरी अगर किलोमीटर में है तो चाल जो होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। उसके बाद समय जो होना चाहिए घंटा में होना चाहिए। अगर आपका दूरी अगर मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए और समय सेकेंड में। तो यहाँ से जब आप ध्यान जब दीजिएगा तो यहाँ पे है क्या, आपका चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद रेल की जो लंबाई दिया हुआ है कितना, 150 और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दिया है कितना, 600 और समय जो दिया है वो कितना दिया है, अच्छा समय तो हमको निकालना है। अब देखिए ये हो गया मीटर में, ये हो गया सेकेंड में, ये सेकेंड में कैसे, या ऑप्शन जब देखिएगा तो ये सारा सेकेंड में दिया हुआ है और लंबाई जो दिया है मीटर में, यानी चाल किस में होना चाहिए,
चाल भी होना चाहिए किस में, मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन दिया है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड बना लीजिए। गुने का 5/18 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ से जब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 1 7 750 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 750 और ये टी आ जाएगा आपका इधर, और इधर जोड़िएगा तो 750 हो जाएगा। अब बट्टे का ये जो है 50 गुने का 5 ये नीचे आ जाएगा। देखिए थोड़ा इसको रब कर रहे हैं, देखिए यहाँ से इधर हो जाएगा 750 जोड़ने के बाद, 750 होगा जोड़ने के बाद। अब बट्टे का जो आएगा आपका वो क्या आएगा, ये बट्टे का जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, 50 गुने का 5, और इधर बराबर का क्या चले जाएगा, टी इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से समय निकल जाएगा आपका, तो यहाँ से समय आप निकालिए कितना आ जाएगा, यहाँ से कटाइएगा तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 ख़त्म, और ये 25 25 से जब कटाइएगा ये कट के हो जाएगा कितना, 25 तिया का 75, और इधर बट्टे का 18 भी था जो कि इधर आके गुना हो जाता, और 18 तिया का कितना हो जाएगा, 54। तो इस प्रकार से आपका आंसर 54 आ जाएगा। यहाँ से आंसर आपका 54 आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, इधर जो चाल जो दिया था 50 दिया था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करना था मीटर प्रति सेकेंड में। अब बराबर का इधर रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करके लिखिए, और बट्टे का समय, और ये समय आपका इधर आ जाएगा, यानी टी बराबर समय आपका इधर आ जाएगा, यानी कि समय आपका यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो बचा हुआ जो है भाग, इसको आप क्या कीजिए, इधर ला दीजिए, यानी कि ये 50 गुने का 5, और ये 18 ऊपर में जाके गुना जाएगा क्योंकि इधर बटे में था। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो फिर से आपका कितना आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा आपका कितना, 54 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, इसके बाद आगे का सवाल देखिए, यहाँ से आपका 54 सेकेंड आ जाएगा, यहाँ से 1728 था। उसके बाद 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताना है। देखिए यहाँ से क्या होगा कि 15 मेज़ का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, वो 20 मेज़ के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इधर CP है, ये SP है, इधर गुना में इधर भेजिएगा तो भाग में आएगा, इधर 20 है ये है, और इधर 15 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा। तो SP हो गया कितना, यानी सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य जो हो गया वो 20, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो कितना हो गया, यानी खरीदा कितने में था, खरीद मूल्य हो गया 20, और यहाँ से सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 15। अब यहाँ से ये चीज़ बताइए कि किसी वस्तु को आपने 20 रुपये का खरीदा और उसे आपने 15 रुपया में ही बेच दिया, तो आपको तो घाटा ना लग गया, कितना का, 5 रुपये का घाटा लग गया। आपको घाटा कितने का लगा, तो घाटा आपको 5 रुपये का लग गया। किस पर लगा था, तो 20 रुपया का खरीदे थे, इसी पे आपको घाटा लग गया। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। अब 20 पंचे का 100, अब 25 25 आपका क्या आ जाएगा, 25% आपका आ जाएगा यहाँ से हानि, 25% क्या आ जाएगा आपका, हानि आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 8 इसका औसत बताना है। देखिए औसत कैसे निकाला जाता है, औसत जो होता है वो क्या होता है, औसत जो होता है वो क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग अब बटे का कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे का कुल संख्या। कहने का मतलब ये है कि ये जो है 5 और 8, 8 5 13 और 13 26, और 26 और 12 कितना हो जाएगा, 38, 38 और 16 कितना हो जाएगा, 814 का 4 बाकी 1, 3 1 4 1 5 54 आ जाएगा। ये जो 54 जो आ गया, ये जो 54 आ गया, ये जोड़ने के बाद आ गया, यानी कुल योग आ गया। अब टोटल संख्या कितना है ये बता दीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितने हैं, टोटल संख्या है 5, तो यहाँ 5 लगा दीजिए। अब 5 से जब यहाँ पे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 × 50 पॉइंट लगेगा, 5 × 8 = 40, यानी 10.8 आपका आंसर आ जाएगा। 10.8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब जो अगला है वो क्या है, GK GS सब है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। वो सहयोग आंदोलन जो है क्या है,
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो सबको पता होगा कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था स्टार्ट, 1920 में। उसके बाद समझिए असहयोग आंदोलन जो है ये क्यों किया गया था, तो ये खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट। खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट, जिसे कि काला कानून भी कहते हैं। तो ये तीनों जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था, ये तीनों खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग और रोलेक्ट एक्ट, ये तीनों जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, 1919 में। 1919 में। इसी के विरोध में क्या किया गया था, इसी के विरोध में क्या किया था, महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और इस असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी घटना के कारण 1922 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना सा सवाल बनेगा आपसे इससे। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल बनेगा यहाँ से 1920 आपका आंसर हो जाएगा। उसका चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए तिनकठिया पद्धति लागू की गई थी। तो देखिए ये जो सवाल है तिनकठिया से संबंधित जो सवाल है ये क्या है, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया नहीं गया था, बल्कि इसके विरोध में जो है कि कुछ उठाए गए थे कदम। तो ये जो तिनकठिया जो प्रणाली है ये अंग्रेज़ के द्वारा भारतीय किसानों पे ज़बरदस्ती जो है कि नील की खेती के लिए यानी कि एक कट्ठा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 20 कट्ठा में कितना होता है, 20 कट्ठा में कितना होता है, 1 बीघा। ठीक है, 20 कट्ठा में क्या होता है, 1 बीघा, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 भाग जो है कि उसको क्या करना है, यानी कि 3/20वां भूमि जो है ये क्या करना था, नील की खेती करना था। क्या करना था, नील की खेती करना था। और इससे क्या था, ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। ठीक है, ये अंग्रेज़ के द्वारा ज़बरदस्ती जो है कि ये खेती कराया जाता था। और ये है मुख्य रूप से किससे संबंधित, किस फसल से, तो नील की खेती से। बस इतना सा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, और ये कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। ये आपका जो हुआ था ये 1916 से, ये बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था नील का खेती। ठीक है, नील का खेती जबरन जो है कि ये स्टार्ट पहले से ही हो गया था। 1913 नहीं बल्कि 1813 सब से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये तो आगे चल कर के बहुत बड़ा जो है कि रूप ले लिया, जिस कारण से ये तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ। और तिनकठिया प्रणाली में इसमें देखिए भूमि पूछा जाता है, ठीक ना, 3/20वां भूमि पर क्या करना था, नील जो है कि लगाना था। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। उसके बाद देखिए, जिसे बुलाया न जा सके उसे क्या कहते हैं, तो अनाहुत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनाहुत कहते हैं। उसके बाद समझिए, शुद्ध बर्तनी चुनिए। शुद्ध बर्तनी, इसमें देखिए, इसमें आपका शुद्ध बर्तनी जो है कि गृहिणी भी हो जाएगा और अधीन भी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन जो भी मारे थे वो सही हो जाएगा। और यहाँ पे संग्रहित अगर लिखना था, संग्रहित, तो संग्रहित इस तरह से होता है, संग्रहित कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद कुमुदिनी में यहाँ पे 2 में हर्षिकार लग जाएगा। ठीक है, तब होता है यहाँ से। चलिए यहाँ से उसके बाद देखिए, ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गंगा जल में कौन सा समास है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, तो यहाँ से प्रीमियर का जो सही जो है वो क्या है, ये वाला है। ठीक है, प्रीमियर। उसके बाद देखिए, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, ये कौन सा देश है, अपना देश है, भारत। उसके बाद अगर एक सवाल पूछा गया था ग्रुप डी में कि खीरा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो वो भी कौन है, भारत है। उसके बाद देखिए, अब गोल्ड का आभूषण का जो प्रयोग करता है वो उसमें कौन है आगे, तो वो भी कौन है, भारत ही है। और दूध मक्खन सब में कौन है, दूध उत्पादन में वो भी भारत ही है। उसके बाद देखिए, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात कर रहा है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो यहाँ से जो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये था 5वां संस्करण।
उसके बाद अगर चौथा अगर पूछे कि ये कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये आपका हरियाणा में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? हरियाणा में। और पाँचवा जो होगा 2023 में, ये कहाँ होने वाला है? तो मध्य प्रदेश में होने वाला है। और एक सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल के बारे में, कि 36वां राष्ट्रीय खेल जो है कि किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ कहाँ पे? गुजरात में। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और 37वां जो होगा ये कहाँ पे होगा? 37वां जो राष्ट्रीय खेल होगा ये होगा कहाँ पे? गोवा में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो आपका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद अंडर 90 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? तो श्रीलंका करेगा। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानिए क्रिकेट से संबंधित कुछ ज़रूरी करेंट अफेयर्स को जानिए कि आईसीसी महिला वोमेन T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें विजेता कौन रहे? तो विजेता रहे कौन? ऑस्ट्रेलिया। विजेता कौन रहे? तो ऑस्ट्रेलिया विजेता रहे। उसके बाद उप विजेता इसमें कौन रहे? तो दक्षिण अफ्रीका खुद उप विजेता रहे थे। आयोजन कहाँ हुआ था? आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। जीता कौन इसमें? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता कौन रहा? तो दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद देखिए इसके बाद और जो सवाल है कि महिला प्रीमियर लीग, यानी जैसे IPL मेंस के लिए होता है उसी तरह से महिला यानी कि वोमेंस प्रीमियर लीग, यहाँ से जो होता है IPL महिलाओं के लिए IPL, तो ये जो था 2023 में ये पहला संस्करण था। और उसके बाद इसमें विजेता जो रहा कौन रहा? मुंबई इंडियंस विजेता रहे। और उप विजेता कौन रहे? तो दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रहे थे। उसके बाद और समझिए और जानिए यहाँ से कि ईरानी ट्रॉफी 2022-23 ईरानी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता कौन रहे थे? तो शेष भारत जो है कि विजेता रहे। शेष भारत विजेता रहे। ईरानी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता कौन रहे? शेष भारत। और उप विजेता जो रहे वो कौन रहे? मध्य प्रदेश। उप विजेता कौन रहे? मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए उसके बाद रणजी ट्रॉफी 2022-23 के लिए विजेता कौन रहे? तो सौराष्ट्र रहे। और उसके बाद उप विजेता कौन रहे? तो बंगाल रहे। ठीक है, तो इतना सा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसके बाद देखिए आगे जो सवाल जो पूछा जा रहा है यहाँ से पहले टिक कर देते हैं। ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि चाल की अधिकतम जो होती है किस में होती है? इस्पात या तो ठोस। यहाँ से क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्वनि तरंग, यहाँ से कुछ फैक्ट समझिए। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है तो किस में? तो निर्वात में। और प्रकाश की जो चाल अधिकतम होती है वो किस में? तो निर्वात में। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है किस में? तो निर्वात में। और प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है वो किस में? तो निर्वात में। तो इस प्रकार से। और उसके बाद देखिए आगे जो सवाल है कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? विटामिन डी जो है हार्मोन की तरह कार्य करता है। आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, यहाँ से आप रासायनिक नाम बता दीजिएगा विटामिन डी का कि रासायनिक नाम क्या है। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है वो क्या है? प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, 15 मीटर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से फ्लोरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्लोरी यानी फ्लावर, यहाँ पे समझिएगा फ्लावर से क्या होगा? फूलों का। ठीक है, फ्लोरी यानी फ्लावर। अब फलों का अध्ययन से क्या हो जाता है? पोमोलॉजी। और अच्छा यहाँ से फल, देखिए यहाँ से फ्लोरीकल्चर में किसका होगा? फूल का। फ्लो यानी फ्लावर समझ सकते हैं। ठीक है ना, फूलों का। और फलों का जो होता है यहाँ से देखिए इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पे ये फल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या है? फल है आपका।
अब फल का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है? पोमोलॉजी में। किस में होता है? पोमोलॉजी में। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन। अब फ्लोरिकल्चर में किसका होता है? फूल का। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन देखिए, समझिए शैवाल का अध्ययन कैसे आप याद रख सकते हैं लंबे समय तक। ये हो गया शैवाल, और इसका जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? फाइकोलॉजी। क्या होता है? फाइकोलॉजी। अब शैवाल हो गया और फाइकोलॉजी। शैवाल होता है क्या है? नल सफ़ेद जो जमता है, हरा हरा कजली जिसे बोला जाता है, उससे क्या किया जाता है? तो उसे सफाई किया जाता है। उसे सफाई, यहाँ से सो लीजिए, यहाँ पे फ़ुआका हर्षई लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सफाई। सफाई यहाँ से आप समझ सकते हैं, कजली का सफाई करते हैं, उसी को शैवाल कहा जाता है। ठीक है, तो सफाई, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ऐसे आप याद कर सकते हैं रिलेट करके। उसके बाद कवक, यहाँ से है क्या? कवक। कवक का जो रूप जो होता है वो किस प्रकार से होता है? कुछ इस प्रकार से, जैसे छता वगैरह जैसा जो होता है, देखे होंगे लकड़ी सब में उत्पन्न होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, छता के जैसा। तो ये जो होता है कहीं आपको माइक के जैसा शेप दिखाई देगा, यानी इसका मतलब माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, कवक को फंगस भी कहा जाता है। ठीक ना। उसके बाद देखिए, यहाँ से तो इतना सा हो गया। उसके बाद अगला जो सवाल है, 24 नंबर जो सवाल है कि निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो यहाँ से HF हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रतिध्वनि सुनाई देगी, प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि दीवार से मूल ध्वनि परावर्तक होकर। देखिए ये सवाल कुछ है नहीं, ये सवाल ये है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो सुना जो जाता है, हमारे कानों तक जो पहुंचने में समय लगता है, ठीक है, या हमारे कान तक जो रहता है वो कितना रहता है? 1/10वां भाग। आपने पढ़ा होगा कभी, तो इसमें 1 में से अगर 10 से भाग दीजिएगा तो कुछ आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ यही था, सवाल को घुमा फिरा दिया गया है। यहाँ से आंसर आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, 1/10वां भाग। उसके बाद देखिए, यदि एक लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका दोलन काल क्या होगा? दोलन काल यानी कहने का मतलब क्या? दोलन काल क्या होता है? आवर्त काल। क्या होता है? आवर्त काल। तो आवर्त काल का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्त काल का जो फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो यहाँ से आप फॉर्मूला में अब देखते होंगे कि क्या यहाँ पे कहीं भी द्रव्यमान के बारे में है क्या? तो कहीं नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोलन का द्रव्यमान बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, उससे क्या होगा कि आवर्त काल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोलक का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उस पर दोलन का काल का क्या होगा? ठीक ना, आवर्त काल क्या होगा? तो वो अपरिवर्तित रह जाएंगे। ठीक है, अगर लंबाई अगर बढ़ाता घटाता तब कुछ परिवर्तन हो सकता था, और यहाँ से द्रव्यमान बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो रोयटजन ने किया था। उसके बाद रीटर ने किसका खोज किया था? तो परावैंगनी किरण का। किसका खोज किया था? तो परावैंगनिक किरण का, अल्ट्रावायलेट का। ठीक है, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट पूछा जाता है कि बैक्टीरिया को मारने में किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो परावैंगनिक किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और न्यूटन ने किसका खोज किया था? तो दृश्य विकिरण का खोज किए थे, या दृश्य किरण का खोज किए थे। मार्कोनी ने किसका किया था? तो दीर्घ रेडियो तरंग का खोज। मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किया था। और लघु तरंग का खोज किसने किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है वो क्या है? अगला जो सवाल है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र तो सबको जानते होंगे, H2O हो जाएगा। उसके बाद अगर भारी जल का अगर पूछता तब क्या होता? D2O। अगर भारी जल का अगर पूछ देता, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तब D2O हो जाता, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। उसके बाद देखिए O3 किसका फॉर्मूला है? तो ये है किसका? ओजोन गैस का फॉर्मूला है। कौन? O3। और N2O जो है ये है क्या? ये है आपका लाफिंग गैस का फॉर्मूला, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे अगला सवाल है यहाँ पे कि पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? देखिए पीतल का जो मिश्र धातु है, याद करने का जो अच्छा तरीका है वो क्या है? पिताजी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? पिताजी।
तो पी से क्या हो जाएगा, पी से पीतल, पी से पीतल, और उसके बाद ता से क्या हो जाएगा, तांबा, और उसके बाद यहाँ से जी से क्या हो जाएगा, जस्ता। तो यहाँ से पीतल का क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो पीतल का मिश्र धातु जो है वो कौन कौन सा है, तांबा और जस्ता। उसके बाद देखिए और कुछ फैक्ट को समझिए कि यहाँ से कॉपर और टिन जो है, यहाँ से कॉपर और टिन यानी तांबा और टिन जो होता है वो किसका होता है, ये होता है किसका, कांसा का। ठीक है, तांबा और टिन जो होता है ये किसका होता है, कांसा का। उसके बाद तांबा और जस्ता जो कि किसका है, पीतल का मिश्र धातु है, और इसके साथ यदि आप टिन मिला दीजिएगा तो ये किसका होगा, गन मेटल का। ये किसका बन जाएगा, गन मेटल का। यानी पीतल के मिश्र धातु कॉपर और जस्ता के साथ अगर आप टिन को अगर मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये जो बन जाएगा ये किसका है, गन मेटल का। उसके बाद देखिए अगर पीतल का जो है तांबा और जस्ता होता है, इसके साथ यदि आप निकेल को अगर आप मिला दीजिएगा तब यहाँ से जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, जर्मन सिल्वर बन जाएगा। क्या बनेगा, जर्मन सिल्वर बन जाएगा। ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, जर्मन सिल्वर। तांबा जस्ता के साथ निकेल को मिला दीजिए तब ये क्या बन जाएगा, जर्मन सिल्वर। सवाल पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है, तो क्या इसमें कहीं सिल्वर आपको दिखाई दे रहा है, सिल्वर कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ इसमें कितना, 0% सिल्वर रहता है। बहुत सवाल पूछा जाता है, यहाँ सिल्वर लगा है इसीलिए कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना रहता है। और एक पूछा जाता है कि लेड पेंसिल में शीशे का मात्रा कितना होता है, तो वहाँ भी 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से जो आपका जो अगला जो बने, यहाँ से देखिए ये तो आपका आंसर ये हो गया। उसके बाद और कुछ समझिए यहाँ से कि यहाँ से कांसा को तांबा टिन हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। उसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस है। और जनेवा में किसका किसका मुख्यालय है, तो इसके बारे में जान लीजिए। तो जनेवा में किसका किसका मुख्यालय, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एक होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में, तो इसका मुख्यालय कहाँ, जनेवा में। एक होता है WHO, एक होता है क्या, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो स्थापना हुआ वो कब, 1948 में, 1948 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ, तो जनेवा में। एक होता है गेट का मुख्यालय कहाँ, तो जनेवा में। एक होता है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ, तो जनेवा में। ठीक है, तो यहाँ से जनेवा में समझ लिए क्या क्या है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, IMF का मुख्यालय कहाँ, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ, तो वाशिंगटन DC, स्थापना कब, 1995। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ, तो ये भी वाशिंगटन, दोनों का वाशिंगटन DC हो जाएगा। ठीक है, दोनों का वाशिंगटन, दोनों का स्थापना कहाँ कब हुआ था, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 1945 होगा यहाँ पे। IMF का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी स्थापना कब, तो 1945 में। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब, 1945 में। और इसका मुख्यालय दोनों का कहाँ, स्थापना भी 1945 और हेडक्वार्टर भी कहाँ, मुख्यालय भी कहाँ है इसका, तो वाशिंगटन DC। उसके बाद देखिए और उसके बाद UNO का बहुत महत्वपूर्ण है, UNO का जो स्थापना हुआ कब हुआ, तो 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा इतना सा। उसके बाद देखिए एक पूछता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, तो ये कहाँ है, तो मनीला पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मनीला पड़ता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो मनीला पड़ता है। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से कुछ रासायनिक सूत्र थे, यहाँ से क्या थे, रासायनिक सूत्र। कुछ रासायनिक सूत्र के बारे में समझिए। तो कुछ रासायनिक सूत्र जो होगा वो क्या होगा, देखिए एक पूछा जाता है धोबन सोडा। धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है, धोबन सोडा या फिर वाशिंग सोडा, तो NaCO3। देखिए यहाँ से चेंज कर लीजिए, यहाँ से Na2CO3, ये हो जाएगा किसका, धोबन सोडा या फिर वाशिंग सोडा।
धोवन सोडा या फिर वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। उसके बाद एक जो होता है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसका क्या होता है, NaHCO3। अब इसका देखिए हिंदी, अगर हिंदी में अगर समझिए तो इसका जो होता है ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये है कौन सा, खाने वाला, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और खाने वाला सोडा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद देखिए और थोड़ा सा समझिए, उसके बाद देखिएगा जिप्सम का। जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 2H2, ये हो गया जिप्सम का। फिर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हो जाता है किसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद साधारण नमक का समझिए, साधारण नमक का क्या होता है, साधारण नमक का NaCl हो जाता है। कास्टिक सोडा का क्या होता है, NaOH होता है। उसके बाद लाफिंग गैस का अभी तुरंत आपने देखा था Na, यहाँ से N2O हो जाएगा। लाफिंग गैस का क्या होता है, N2O हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना सा आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक कीजिए, और जो पूछा गया सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत।